धनराज रियल एस्टेट औजपुर की एक जानी मानी फर्म थी जिसने 2 ऐतिहासिक आवासीय परिसर विकसित किए थे। चंदन और वो दोनों ही औजपुर के व्यावसायिक परिदृश्य से परिचित थे और उन्होंने कंपनी की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था। इसलिए जब उन्हें पता चला कि वे इसके अध्यक्ष के आमने सामने हैं, तो वे दंग रह गए और स्पष्ट रूप से घबराए हुए भी। वे ज्यादा से ज्यादा छोटे स्तर के व्यवसायी थे। महेश गुप्ता एक शहरी स्तर के व्यवसायी थे। दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। नमस्ते, निदेशक महेश। चंदन और वो ने जल्दी से हाथ बढ़ाया। महेश गुप्ता हाथ मिलाते हुए हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले, निदेशक जैन ने बताया कि ये फैक्ट्री और आसपास की लगभग 12 एकड़ जमीन आपके एक शेयरधारक देवांश कुलकर्णी की है। क्या आप मुझे उनसे संपर्क करने में मदद कर सकते हैं? मैं जमीन खरीदने के बारे में बात करना चाहता हूं। चंदन और वो ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखें सदमे और अफसोस से भरी थी। वे दंग रह गए कि इतनी कम देर में औजपुर का एक बड़ा रियल एस्टेट मालिक भी देवांश के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था और उन्हें उसकी बात पहले न सुनने का पछतावा भी हुआ। अब वे बस अपनी दौलत हाथ से जाते हुए देख सकते थे। मुझे माफ करना, लेकिन देवांश अभी उपलब्ध नहीं है। वो आज रात लगभग 9:30 बजे तक फ्री नहीं होगा। मैं उसका नंबर आपके पास छोड़ सकता हूं ताकि वो आपको तब कॉल कर सके, या हम कोई और मीटिंग तय कर सकते हैं। चंदन ने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा। महेश, इस बात से अनजान कि देवांश अभी भी एक छात्र है, ने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ ली, लेकिन एक अनुभवी व्यवसायी होने के नाते उसने अपनी नाराजगी जाहिर नहीं होने दी। उसने 3 बिजनेस कार्ड दिए और कहा, अगर ऐसा है तो मैं अपना कार्ड छोड़ देता हूं। कृपया श्री कुलकर्णी से कहिए कि जब वो उपलब्ध हो तो मुझे कॉल करें ताकि हम मीटिंग तय कर सकें। जरूर, अगर आपको कोई परेशानी न हो तो मैं उसे आज रात आपको कॉल करने के लिए कहूंगा। चंदन ने जवाब दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं अक्सर देर तक जागता हूं। महेश ने कहा, बहुत बढ़िया, उसके वापस आते ही मैं उसे तुम्हें फोन करने के लिए कहूंगा। चंदन ने सिर हिलाया, फिर हिचकिचाया। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो क्या तुम मुझे एक अस्थायी प्रस्ताव दे सकते हो? मैं उसे आगे बढ़ा दूंगा ताकि वो विचार कर सके। अच्छा विचार है। 12 एकड़ जमीन के लिए मैं 30 लाख रुपए दे सकता हूं। महेश ने कहा, 30 रुपए, 30 लाख रुपए। चंदन और वो हकलाए। निर्देशक जैन कुछ नहीं बोले, लेकिन उनका जबड़ा खुला रह गया और उनकी आंखें चौड़ी हो गई। वे किसी से भी बेहतर जानते थे कि देवांश ने उस जमीन पर सिर्फ 4.4 लाख रुपए खर्च किए थे और अभी तो सिर्फ 6 महीने से ज्यादा हुए थे, पूरा साल भी नहीं। अब वो 4.4 लाख रुपए 30 लाख रुपए हो गए थे। 30 लाख औजपुर जैसे समृद्ध इलाके में भी ये एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ी रकम थी। आज भी 30 लाख रुपए कई लोगों के लिए जिंदगी बदल देने वाली रकम है। और अब बस देवांश की हामी भरनी थी और उसकी संपत्ति कम से कम 30 लाख रुपए हो जाती। इसमें यशवी लेबल वर्क्स में उसके शेयर या साल की शुरुआत में खरीदे गए 4 घर भी शामिल नहीं थे, जिनकी कीमत भी काफी बढ़ गई थी। और वो अभी भी सिर्फ हाई स्कूल का छात्र था। ये बात चंदन और वो अच्छी तरह जानते थे। हाँ, 30 रुपए लाख। अगर श्री कुलकर्णी मान जाए तो मैं उनके साथ तुरंत हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता हूं। चंदन जोशी और वू कियांजन के चेहरों पर स्तब्ध भाव देखकर महेश गुप्ता की आंखों में आत्मसंतुष्ट आत्मविश्वास की एक झलक दिखाई दी। एक रियल एस्टेट कंपनी के अध्यक्ष होने के नाते महेश की नजर तेज थी। जोशी नगर का जायजा लेने के बाद उन्हें यकीन था, एक बार जिला सरकार वहां बस जाए तो यशवी लेबल वर्क्स के कब्जे वाली जमीन नए एक्सजेड सेक्टर का केंद्र बन जाएगी। एक्सजेड सेक्टर के लिए योजना का खाका आधिकारिक रूप से जारी होते ही यशवी लेबल वर्क्स के आसपास की जमीन की कीमत उसकी मौजूदा कीमत से कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए अगर महेश इसे हासिल करना चाहता था तो उसे जल्दी करना होगा।
उसने जमीन मालिक को स्तब्ध करने के लिए एक बड़ी रकम की पेशकश की। उम्मीद थी कि इतनी बड़ी रकम उसे ये एहसास दिलाएगी कि ये मौका चूकना एक गलती होगी और इस तरह वो तुरंत बेचने के लिए राजी हो जाएगा। चंदन और वू के चेहरों के भावों को देखकर लगता था कि उसकी रणनीति काम कर गई थी। ठीक है, मैं जल्द से जल्द देवांश को सूचित करूंगा और उससे आपसे संपर्क करवाऊंगा। चंदन आखिरकार अपने सदमे और पछतावे को दबाते हुए कह ही पाया, अच्छा, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। महेश ने सिर हिलाया, दोनों से फिर से हाथ मिलाया और डायरेक्टर जैन के साथ यशवी लेबल वर्क से निकल गया। 30 लाख रुपए, जी जाजी, 30 लाख रुपए। इससे हम सिटी सेंटर रोड पर 3 घर खरीद सकते थे। हम किराए की कमाई से गुजारा कर लेते और फिर कभी खाने पीने या बिलों की चिंता नहीं करते। काश हमने शुरू से ही देवांश की बात मान ली होती। वो कियांजन करा उठा और बार बार अपना माथा थपथपाया। उस समय सिटी सेंटर रोड एलसी सेक्टर की सबसे व्यस्त व्यावसायिक सड़क थी। वहां स्टोर फ्रंट वाली 4-5 मंजिला इमारत की कीमत लगभग 10 लाख रुपए प्रति यूनिट होती थी। चंदन की अपनी यूनिट, जो एक अच्छी जगह पर थी, 2 साल में बढ़कर लगभग 3 लाख रुपए हो गई थी। बस पछतावे से कुछ नहीं होगा। हमें देवांश को जल्दी ढूंढना होगा। अगर ये सौदा हाथ से निकल गया तो हम खुद को कोसेंगे। चंदन ने कहा, ठीक है, ये कीमत अविश्वसनीय है। 50 वर्ग मीटर के प्लॉट के लिए ये 20,000 रुपए प्रति यूनिट है। वो ने आगे कहा, मालगुडी जिले में आवासीय प्लॉट आमतौर पर 40 से 50 वर्ग मीटर के होते थे। ज्यादातर परिवार उस आकार के घर बनाने के लिए जमीन खरीदते थे। एलसी सेक्टर में सड़क के सामने वाला प्लॉट 1 लाख रुपए में मिल सकता था। बिना स्टोर फ्रंट के ये 30,000 रुपए से 40,000 रुपए में मिल सकता था। जोशी नगर अभी भी एक ग्रामीण इलाका था और किसी को नहीं पता था कि जिला सरकार निर्माण कब शुरू करेगी। धन की कमी के कारण देरी होना आम बात थी। इसलिए 20,000 रुपए प्रति यूनिट भी पहले से ही एक ऊंची पेशकश थी। वू को राजी देखकर चंदन ने फैक्ट्री की जिम्मेदारी उसे सौंप दी और मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल की ओर चल पड़ा। कक्षा में देवांश ने चंदन को जल्दी जल्दी आते देखा और मान लिया कि फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ हो गई है। वो जल्दी से बाहर निकल आया। चंदन अंकल, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अरे नाटक मत करो, अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर है, चंदन चिल्लाया। किस तरह की खबर सुनकर तुम इतनी जल्दी में आ जाते हो? देवांश ने हैरानी से पूछा। बात तुम्हारी जमीन की है, उसकी कीमत है। एक रियल एस्टेट टाइकून उसे खरीदना चाहता है। अंदाजा लगाऊं कि वो कितनी कीमत दे रहा है? चंदन ने चमकती आंखों से पूछा। ओह, वो तो खबर आ गई। क्या तुम और वो अंकल कोई जमीन खरीद पाए? देवांश ने सिर हिलाते हुए पूछा। जमीन खरीदे? जिला सरकार द्वारा सरकारी जमीन के सभी हस्तांतरणों पर रोक लगाने वाला रेड सील नोटिस जारी करने से पहले हमें निदेशक जैन से इस बारे में बात करने का भी मौका नहीं मिला। जैसे ही ये खबर सामने आई, जोशी नगर में ये खबर फैल गई और कीमतें आसमान छूने लगी। हमारे पास कोई मौका नहीं बचा, चंदन ने निराश होकर कहा। ये अजीब है, शनिवार रात को ही ओल्ड लिन इसी ओर इशारा कर रहे थे और एल्डर मेहरा के लहजे से लग रहा था कि अभी भी मामला सुलझ ही रहा है। ये सब अचानक कैसे तय हो गया? देवांश ने हैरानी से पूछा। मुझे 2 साल पहले वनपुर जिले में हुई घटना याद आ रही है। जब उनके सरकारी कार्यालय का स्थानांतरण हो रहा था तो कुछ अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को खबर लीक कर दी। आधिकारिक घोषणा से पहले ही आसपास की जमीन खरीद ली गई। जब यह खबर फैली तो सस्ते दामों पर जमीन बेचने वाले लोग भड़क गए। इससे अशांति फैल गई। शहर ने जांचकर्ता भेजे और परियोजना अभी भी रुकी हुई है। मुझे लगता है कि हमारे जिले के नेता इस गड़बड़ी से बचना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत नोटिस जारी कर दिया, चंदन ने समझाया। बात तो सही है। परसों ओल्ड लिन ने एल्डर मेहरा से इसके बारे में पूछा था और उन्हें डांटा गया था।
इसलिए अचानक घोषणा एक एहतियात थी। देवांश ने सिर हिलाया। यह सुनकर चंदन को अच्छा लगा। उसने मान लिया था कि देवांश को अंदरूनी जानकारी होगी। अब लग रहा था कि देवांश ने पिछली रात ही स्थिति का अंदाजा लगा लिया था और जमीन की खरीदारी पूरी तरह से सहज ज्ञान और विश्लेषण के आधार पर की थी। खैर, जरूरी बात यह है कि औजपुर शहर का एक डेवलपर आपकी जमीन खरीदना चाहता है। वो 30 लाख रुपए की पेशकश कर रहा है। उसने कहा है कि अगर आप राजी हो गए तो वो तुरंत ट्रांसफर एग्रीमेंट पर दस्तखत कर देगा। चंदन ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा। देवांश ने जमीन खरीदने के लिए फैक्ट्री गिरवी रख दी थी। उम्मीद थी कि उसे मामूली मुनाफा मिलेगा। उसे इतनी बड़ी रकम की उम्मीद नहीं थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई। 30 लाख रुपए, हाँ 30 लाख रुपए, इसीलिए मैं यहां जल्दी आया हूं। आपको जल्दी फैसला करना होगा। अगर डायरेक्टर महेश ने अपना मन बदल लिया तो सौदा टूट सकता है, चंदन ने आग्रह किया। चंदन का उत्साह देखकर देवांश ने खुद को शांत किया और मुस्कुराया। चंदन अंकल, चिंता मत करो। डायरेक्टर महेश एक अनुभवी बिजनेसमैन है। जब तक उन्हें इसकी कीमत समझ नहीं आती, वे इतनी कीमत नहीं देते। अगर हम जल्दबाजी में मान गए तो शायद हमें ही नुकसान होगा। अगर मैं गलत भी हूं तो मैंने जमीन पर सिर्फ 4.4 लाख रुपए खर्च किए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी ऊंची कीमत पर बिकेगी। अगर कोई इतनी कीमत दे रहा है तो ये पहले से ही एक अप्रत्याशित मुनाफा है। अगर वो पीछे हटता है तो ये सिर्फ एक छूटा हुआ बोनस है, नुकसान नहीं। इसलिए जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सरकारी नोटिस जारी होने के बाद जमीन पर कब्जा सुरक्षित है। चंदन जोशी ने देवांश कुलकर्णी को ऐसे घूरा जैसे किसी काल्पनिक प्राणी को देख रहे हों। क्या हुआ चंदन अंकल, कुछ हुआ क्या? देवांश ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाया। मुझे लगने लगा है कि हमारी उम्र उलट गई है। आप 17 साल के हैं और मैं 41 साल का। फिर भी मैं यहां हूं अंकल, और मैं आपके जितना शांत नहीं हूं। चंदन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। हाँ अंकल, आप बिल्कुल उल्टे हो गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप 41 साल के हैं। आप जिंदगी ज्यादा देख चुके हैं। आप जानते हैं कि पैसा कमाना कितना मुश्किल है, इसलिए आप इसकी ज्यादा कद्र करते हैं। मैं अभी जवान हूं, कमाने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं किया है, इसलिए मैं थोड़ा और अलग थलग रह सकता हूं। देवांश हंसा। तुम मुझे दिलासा दे रहे हो या फिर मुझे उकसा रहे हो? मैं तो आधी जिंदगी मेहनत करके मुश्किल से 1 करोड़ जमा कर रहा हूं, और तुम अभी किशोर हो, बस कुछ करोड़ कमा रहे हो जैसे कुछ भी नहीं है। चंदन ने कड़वी मुस्कान के साथ उसकी ओर इशारा करते हुए कहा। है, तुमने बताया था ना कि तुम्हारे पास 1 करोड़ से ज्यादा बकाया है। ये कुछ भी नहीं है, देवांश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है मिस्टर कुलकर्णी, तुम्हें भले ही कुछ करोड़ कमाने की परवाह ना हो, लेकिन तुम्हें अपने चाचा के हिसाब किताब का 1-1 रुपया जरूर पता है। चंदन ने आधा हंसते हुए सिर हिलाया। फिर भी वो 3 रुपए करोड़ के प्रस्ताव के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाया। वो फिर से उसी विषय पर आ गया। तो डायरेक्टर महेश के साथ तुम्हारी क्या योजना है? क्या तुम बेचने वाले हो या बेहतर दाम पर बातचीत करने की कोशिश करोगे? हालांकि देवांश ने हल्के फुल्के अंदाज में बात की, लेकिन उसे चंदन से भी ज्यादा पैसे की कद्र थी। खेती का खर्च एक ही दिन में लाखों में पहुंच सकता था, और जैसे जैसे उसका स्तर बढ़ता गया, लागत भी बढ़ती गई। इसलिए जब चंदन ने पूछा तो देवांश ने सोचते हुए अपना सिर नीचे कर लिया। सच कहूं तो 3 रुपए करोड़ बहुत ही आकर्षक थे। उन्होंने सिर्फ 4.4 लाख रुपए का निवेश किया था, और सिर्फ 6 महीने में वे 2 रुपए 50 पैसे करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमा सकते थे। किसी के लिए भी इसे रोकना मुश्किल होगा, लेकिन देवांश को लगा कि अभी बेचने के लिए बहुत जल्दी है। उसे अपनी बात पर अड़ा रहना होगा। चंदन अंकल, क्या मैं आपका फोन उधार ले सकता हूं? मैं ओल्ड लिन को फोन करना चाहता हूं। उन्हें बाजार की व्यापक समझ है
और शायद वे बेहतर जानकारी दे सके, देवांश ने कहा। और उनके मन में एक विचार कौंधा। ठीक है, मैं उन्हें कैसे भूल सकता हूं? चंदन ने अपने माथे पर थपथपाया और फोन दे दिया। देवांश मुस्कुराया, फोन लिया और लिन जिन्नुओं का नंबर डायल किया। लिन जिन्नुओं अपने दफ्तर में लगातार सिगरेट पी रहे थे और चिढ़े हुए से दिख रहे थे। उन्होंने सोचा था कि उनकी अंदरूनी जानकारी उन्हें अचानक धन लाभ की गारंटी देगी, लेकिन जिला सरकार के अचानक फैसले ने उन्हें चौंका दिया था और वे असहाय होकर देखते रह गए, क्योंकि ये मौका हाथ से निकल गया। तभी उनका फोन बजा। वे जवाब नहीं देना चाहते थे, लेकिन चंदन जोशी का नाम देखकर और देवांश के साथ उनके करीबी रिश्तों को जानकर उन्होंने तुरंत फोन उठा लिया। बूढ़े लिन, मैं बोल रहा हूं। देवांश, फोन पर आवाज आई। जैसे ही लिन ने देवांश की आवाज सुनी, उनकी चिढ़ गायब हो गई। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने शून्य से एक साम्राज्य खड़ा किया था और मालगुडी के व्यापारिक और अनौपचारिक दोनों हलकों पर अपनी पकड़ बनाए रखी थी, लिन लोगों की गहरी समझ रखते थे। अस्पताल में देवांश के चमत्कारी उपचार कौशल को देखने के बाद से लिन उनके साथ रिश्ता बनाने के लिए दृढ़ थे। पिछले कुछ महीनों की घटनाओं ने उनके इस संकल्प को और गहरा कर दिया था। इसलिए जब देवांश का फोन आया तो उसने तुरंत सारी निराशा दूर कर दी और हंसते हुए कहा, तुम्हारा मुझे फोन करना पश्चिम में उगते सूरज जैसा है। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? तुम बड़े बॉस हो, मैं तुम्हें निर्देश देने की हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक बात है जिस पर मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। देवांश ने विनम्रता से कहा, तुम मेरे जीवन रक्षक और मेरे बेटे के गुरु हो। तुम्हारी मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। कुछ भी पूछो और दोबारा सलाह मत कहना, वरना मुझे बुरा लगेगा। लिन ने गर्मजोशी से कहा। तारीफ किसी को नापसंद नहीं होती और लिन के शब्द सच्चे थे। हालांकि अभी भी किशोर था, देवांश को गर्व की एक झलक महसूस हुई, लेकिन उसने तुरंत खुद को याद दिलाया कि वो अभी सीख रहा है। अपने गुरु की तुलना में उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। जो उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं वे शिक्षक होते हैं। आप मालगुडी के व्यावसायिक जगत के स्तंभ हैं और मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं। मुझे सचमुच आपके मार्गदर्शन की जरूरत है, देवांश ने गंभीरता से कहा। स्वर और भाव को समझने में माहिर लिन को प्रशंसा की एक ठंडी लहर महसूस हुई। देवांश एक दुर्लभ किस्म का युवा था। उम्र के बावजूद उसे रहस्यमयी कलाओं का गहरा ज्ञान था। फिर भी जब बड़ों ने उसकी प्रशंसा की तो वो विनम्र और संयमित रहा। चूंकि आपने इसे इस तरह कहा है तो मैं आजादी लेता हूं। बताइए, आपके मन में क्या है? लिन ने पूछा। बात जोशी नगर वाली जमीन की है, देवांश ने कहा। आह, वो जमीन! आपने तो हम बुजुर्गों को सचमुच बुरा बना दिया है, लिन ने आत्महीनता भरी मुस्कान के साथ कहा। यह तो बस एक भाग्यशाली अनुमान था, देवांश ने विनम्रता से उत्तर दिया। चलो इसे कम मत आंको। आप ही थे जिन्होंने वहां फैक्ट्री लगाने का अवसर देखा था। यही तो दूरदर्शिता है, लिन ने कहा। चलिए इस पर ज्यादा बात नहीं करते। औहपुर शहर का एक रियल एस्टेट डेवलपर मेरी जमीन 3 रुपए करोड़ में खरीदना चाहता है। आप क्या सोचते हैं? देवांश ने अजीब तरह से हंसते हुए पूछा। उसने जोशी नगर के वास्तु में अपनी रुचि या खेती के लिए पूंजी की जरूरत का जिक्र नहीं किया। मौजूदा मानकों के हिसाब से 3 रुपए करोड़ एक ठोस प्रस्ताव है। आखिरकार अगर जिला कार्यालय वहां बन भी रहा है तो निर्माण में समय लगता है। अगर आपके पास जमीन है तो आप 3 रुपए करोड़ फंसा रहे हैं। अगर आप अभी बेचते हैं तो आप दूसरे निवेशों के लिए पूंजी मुक्त कर लेते हैं। इस पर विचार करना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी बात है आपकी जमीन का सही स्थान। अगर वो अच्छी स्थिति में है तो उसकी कीमत उस 3 रुपए करोड़ को कहीं और निवेश करके मिलने वाली कमाई से कहीं ज्यादा हो सकती है। मुझे ठीक से पता नहीं है कि आपकी जमीन कहाँ है, लिन ने सोचते हुए कहा। चंदन और वू के लिए 3 रुपए करोड़ एक चौंका देने वाला आंकड़ा था,
लेकिन एक अनुभवी व्यवसायी लिन के लिए ये आश्चर्यजनक तो था, लेकिन उसे अपना संयम खोने के लिए काफी नहीं था। देवांश कुलकर्णी ने लिन जिन्नुओं को जोशी नगर में अपनी जमीन की लोकेशन मोटे तौर पर समझाई। लिन, जो पहले से ही जोशी नगर में निवेश करने की योजना बना रहे थे, संयोग से उनके डेस्क पर मालगुडी जिले का एक नक्शा रखा हुआ था। देवांश के मार्गदर्शन में उन्होंने जल्दी से उस इलाके का पता लगा लिया। लोकेशन की पुष्टि करने के बाद लिन ने गहरी सांस ली और फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान बिखेरी। ये जमीन का वही टुकड़ा था जिसका उन्होंने बार बार अध्ययन किया था, जिनके बारे में उनका मानना था कि अगर जिला सरकार जोशी नगर में अपना नया कार्यालय बनाती है तो ये नए एक्सी सेक्टर का केंद्र बन जाएगा। बेशक लिन ने जिस इलाके का जायजा लिया था वो देवांश के 12 एकड़ जमीन से कहीं ज्यादा बड़ा था, लेकिन अब आकार का क्या मतलब था? जिला सरकार ने जोशी नगर में सरकारी जमीन के सभी हस्तांतरणों पर रोक लगाने वाला एक रेड सील नोटिस पहले ही जारी कर दिया था। लिन खरीदना चाहते थे लेकिन नहीं खरीद पाए, और जब तक योजना को अंतिम रूप दिया जाता और प्रतिबंध हटाए जाते तब तक कीमतें आसमान छू चुकी होती। मुनाफा कम हो जाएगा और सट्टा मुद्रास्फीति से नुकसान भी हो सकता है। देवांश के विपरीत, जिसने सस्ते में जल्दी खरीद लिया था, लिन के पास ये विचार तो था लेकिन वो उस पर अमल नहीं कर सका। देवांश के छोटे से हिस्से की कीमत अब कहीं ज्यादा हो गई थी। तुम्हारा क्या ख्याल है? लिन ने पूछा, ये समझते हुए कि देवांश की जमीन ठीक उसी क्षेत्र में है जिसे उसने एक्सी सेक्टर के भविष्य के केंद्र के रूप में पहचाना था। मेरा विचार है, चूंकि जोशी नगर में जिला कार्यालय की पुष्टि हो गई है, इसलिए मेरी जमीन में अभी भी मूल्य वृद्धि की गुंजाइश है। मैं इसे अभी बेचना नहीं चाहता, लेकिन मुझे रियल एस्टेट या निवेश की जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसकी कीमत कितनी बढ़ सकती है। देवांश ने सोचते हुए जवाब दिया। देवांश, सच कहो तो मेरी नजर बिल्कुल इसी जमीन पर थी। मेरे विश्लेषण के आधार पर तुम्हारी जमीन एक्सी जोन के ठीक बीच में है। इसमें काफी संभावनाएं हैं। अगर तुम इसे 3 रुपए करोड़ में बेचने को तैयार हो तो इसे औजपुर के किसी डेवलपर के बजाय मुझे क्यों नहीं बेचते? लिन ने देवांश के विवेक की और भी ज्यादा प्रशंसा करते हुए कहा, चूंकि तुम कह रहे हो तो मैं इसे अपने पास रखूंगा। वैसे भी मेरे पास कोई जरूरी निवेश योजना नहीं है। देवांश ने लिन की सहमति से आश्वस्त होकर कहा, हाँ, बेहतर है कि इसे अपने पास ही रखें। लिन ने सिर हिलाया। मामला सुलझने के बाद देवांश को याद आया कि उसकी क्लास है और उसने कॉल काट दी। उसने फोन चंदन जोशी को वापस किया और कहा, चंदन अंकल, मैंने इंतजार करने का फैसला किया है। क्या आप डायरेक्टर महेश को बता सकते हैं? चंदन ने मुंह खोला, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मुझे तुम्हारे विवेक पर भरोसा है, मैं उन्हें बता दूंगा, लेकिन 3 रुपए करोड़, इसे भुनाना मुश्किल है। दरअसल जोशी नगर में कीमतें भले ही बढ़ रही हों, लेकिन वे अभी अपने चरम पर नहीं पहुंची है। विस्तृत योजनाएं अभी तक सामने नहीं आई है। मुझे लगता है कि आपको और अंकल वू को फैक्ट्री एरिया के आसपास भी देखना चाहिए। कुछ परिवारों के पास कई घर हो सकते हैं। अगर आप अच्छी कीमत देंगे तो वे बिक भी सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मत देना, ये अभी भी जोखिम भरा है। बस हमारी फैक्ट्री के पास वाले इलाके पर ध्यान दो। चंदन के जाने से पहले ही देवांश ने कहा। चूंकि लिन और डायरेक्टर महेश दोनों जमीन को लेकर आशावादी थे, इसलिए देवांश आश्वस्त था। उसने चंदन को खरीदारी जारी रखने की सलाह दी। बड़े डेवलपर छोटे प्लॉटों की परवाह नहीं करते, लेकिन चंदन और वो जैसे छोटे व्यवसाय मालिकों के लिए कुछ प्रॉपर्टीज को हजारों में बेचना एक अच्छा मौका था। ठीक है, अगर तुम खरीदने को कहोगी तो मैं खरीद लूंगा। चंदन ने तुरंत सिर हिलाया। इसके बाद उसे देवांश पर एक तरह का अंधविश्वास हो गया। कौन नहीं करेगा? सिर्फ 6 महीने में इस किशोर ने 2 रुपए करोड़ से ज्यादा कमा लिए थे। अगर उसने बेचने का फैसला किया होता, यह सदमा तो बहुत बड़ा था। देवांश मुस्कुराया और कक्षा में वापस आ गया। अजीब बात है,
चंदन अंकल स्कूल आए, लेकिन लिहाओं को नहीं ढूंढा। वो तुमसे क्या चाहते थे? डू यीफान ने धीमी आवाज में उत्सुकता से पूछा। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे अगर मैं कहूं कि किसी ने मेरी जमीन के लिए 3 रुपए करोड़ की पेशकश की है और चंदन अंकल ये पूछने आए कि मैं क्या सोचता हूं? देवांश ने धीरे से जवाब दिया। छोड़ो भी, तुम्हें लगता है कि मैं इतना भोला हूं? डू यीफान ने उसे देखा। तो फिर मत पूछो, देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन स्कूल की खूबसूरत सीनियर, सुडौल सीनियर और सौम्य सीनियर को तुमसे मिलने आए हुए काफी समय हो गया है। अगर स्कूल की खूबसूरत कहीं और चली भी गई तो क्या तुम्हें उनसे नहीं मिलना चाहिए? डू यीफान ने बात को युक्सिता डोंगरे और बाकियों की ओर मोड़ते हुए पूछा। तुम सारा दिन क्या सोचती रहती हो? बोर्ड परीक्षाएं नजदीक है, मैं उन्हें परेशान नहीं कर सकता, देवांश ने चिढ़कर जवाब दिया। बिल्कुल, तुम्हें जाना ही चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित करो। इस तरह अगर वे स्नातक भी हो जाएं, तो भी वे तुम्हें याद रखेंगे, डू यीफान ने कहा। तो फिर तुम जाओ, देवांश ने जवाब दिया। बंद करो। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन वे मुझे पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे, डू यीफान ने आह भरी। तभी शिक्षक ने उनकी तरफ देखा। देवांश ने अपनी कोहनी से डू यीफान को धक्का दिया। डू यीफान ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। अरे युक्सिता, क्या तुम हमेशा देवांश के पास नहीं रहती थी? क्या तुम दोनों साथ साथ स्कूल नहीं जाते थे? तुमने हाल ही में उसे क्यों नहीं ढूंढा? कक्षा 12वीं में शाम के स्वाध्ययन सत्र के ब्रेक के दौरान जाह्नवी लाल ने युक्सिता को सवाल हल करते हुए देखकर धीरे से पूछा। लाली, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इन दिनों बहुत ध्यान भटका रही हो और अब तुम इतना बेतुका सवाल पूछ रही हो। बोर्ड परीक्षाएं आ रही है, किसके पास समय है? युक्सिता ने ऊपर देखते हुए जवाब दिया। मैं ठीक हूं। क्या तुमने ही तो नहीं कहा था कि चंदन सिन्हा तुम्हें सड़क पर परेशान कर रहा था और देवांश ने तुम्हारी मदद की थी? अगर यह सच है तो तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारे पास उसके लिए समय नहीं है? जाह्नवी ने पूछा। हां, मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन वो तो बहुत पहले की बात है। मैं अब दूसरी जगह जा चुकी हूं। हम एक ही रास्ते से नहीं जाते। क्या मुझे उसे ढूंढने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए? युक्सिता ने तथ्यात्मक रूप से उत्तर दिया। तुम उससे बात क्यों नहीं करती? उसने 1 से ज्यादा बार तुम्हारी मदद की है, जाह्नवी लाल ने कहा। सच में? सिर्फ इसलिए कि उसने मेरी मदद की है, मुझे खुद को उसके लिए समर्पित कर देना चाहिए? जाह्नवी, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम पहले हमेशा उससे बहस नहीं करती थी? अब तुम उसका बचाव कर रही हो? युक्सिता डोंगरे ने आखिरकार ऊपर देखा और जाह्नवी को एक उलझन भरी नजर से देखा। इस बात से अनजान की जाह्नवी के शब्दों का कोई गहरा अर्थ था। मेरा वो मतलब नहीं था। मुझे बस ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों पहले ज्यादा करीब हुआ करती थी और आजकल तुम उसे नजरअंदाज कर रही हो। आज स्कूल के बाद उसका इंतजार क्यों न करें? मुझे लगता है कि वो वाकई काफी दिलचस्प है, जाह्नवी ने कहा। उसके खूबसूरत चेहरे पर अपराध बोध की लाली छा गई। रुको जाह्नवी, क्या तुमने आज गलत दवा ले ली? तुम स्कूल के बाद देवांश का इंतजार करना चाहती हो? युक्सिता ने उसका माथा छूने के लिए हाथ बढ़ाया। तुम आ रही हो या नहीं? अगर नहीं तो मैं अकेली जाऊंगी। जाह्नवी ने अपना हाथ झटक दिया। मिस लाल, ये कैसा ड्रामा है? बोर्ड परीक्षाएं 20 दिन से भी कम समय में है और स्कूल के बाद उस लड़के का इंतजार करने के लिए तुम्हारे पास अभी भी समय है। अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ, मैं नहीं जा रही हूं, युक्सिता ने अपने माथे पर थपकी देते हुए कहा। जाह्नवी हिचकिचाई, कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। अगर युक्सिता को भी दिलचस्पी नहीं थी तो सुहाना कुरैशी, जो पहले से ही शांत भावनाओं में डूबी हुई थी, के शामिल होने की संभावना नहीं थी। जाहिर है, जब सुहाना ने जाह्नवी की योजना सुनी तो उसने युक्सिता की तरह उसके माथे को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, हंसी और उसे अस्वस्थ कहकर चिढ़ाया। लेकिन जैसे ही शाम की सेल्फिस्टी खत्म हुई,
जाह्नवी अकेले ही कक्षा से बाहर निकल गई, जिससे दोनों लड़कियां दंग रह गई। उन्हें लगा कि वो बस जल्दबाजी में है, लेकिन उसका इरादा यही था। जाह्नवी सीधे पहले साल की 6ठी कक्षा में चली गई। रास्ते में अपनी कक्षाओं से बाहर निकलते लड़के उसकी तरफ देखे बिना नहीं रह पाते थे। वो छोटी लड़कियों से ज्यादा परिपक्व और आत्मविश्वासी थी। आमतौर पर जाह्नवी गर्व महसूस करती और उन नजरों को नजरअंदाज कर देती, लेकिन आज वो एकाग्र थी। 6ठी कक्षा के पास पहुंचते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे नहीं पता था कि देवांश कैसी प्रतिक्रिया देगा। क्या वो नाराज होगा, ठंडा, उपेक्षापूर्ण? बॉस, देखो, ये जाह्नवी है। जब लड़कियां आसपास होती थी तो डू यीफान हमेशा सतर्क रहता था। जैसे ही जाह्नवी प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसने उसे देखा और अपना बैग पैक कर रहे देवांश को धक्का दिया। अपना मुंह संभालो, देवांश ने ऊपर देखकर जाह्नवी को देखकर बुदबुदाया। उसने डू यीफान को घूरा, अपना बैग उठाया और दरवाजे की ओर चल दिया। देवांश, मैं, जाह्नवी ने धीरे से पुकारा। उसका हमेशा का उग्र आत्मविश्वास झिझक में बदल गया। चलो चले, देवांश ने ध्यान आकर्षित न करने की इच्छा से शांति से कहा। उसने सिर हिलाया और आगे चल दिया। ठीक है। जाह्नवी राहत भरी मुस्कान के साथ उसके पीछे चल पड़ी। उसके कदम हल्के और उत्सुक थे। बिल्कुल नहीं, वो सचमुच उसका पीछा कर रही है। 6ठी कक्षा के लड़के अविश्वास से देखते रहे जब देवांश आगे बढ़ गया और जाह्नवी खुशी खुशी उसके पीछे आ गई। यीफान, बॉस कहाँ है? चंदन लेहाव ने कक्षा में पहुंचकर पूछा, जहां उसे सिर्फ डू यीफान दिखाई दे रहा था। देखो, जाह्नवी खरगोश की तरह उसके पीछे दौड़ रही है और उसने हमें अपना परिचय भी नहीं दिया। लेकिन वाह, बॉस तो बॉस ही है। उसके इम्तिहान आने वाले हैं और फिर भी वो उसके साथ घर चलने आई है। डू यीफान ने दोनों की ओर इशारा किया। उसकी आवाज में प्रशंसा थी। रुको, ये जाह्नवी लाल है? चंदन की आंखें चौड़ी हो गई जब उसने उसका चेहरा पहचान लिया। लेकिन क्या ये युक्सिता नहीं होनी चाहिए थी? उसने उलझन में पूछा। क्या ये साफ नहीं है? बॉस का ध्यान स्कूल की सुंदरी की सबसे अच्छी दोस्त पर चला गया होगा। उसे पता चल गया। वो नाराज हो गई और उससे बात करना बंद कर दिया। डू यीफान ने अपना चश्मा ऊपर करते हुए अनुमान लगाया। वाह, तुम शर्लक होम्स जैसी लग रही हो। यही तो होगा, लेकिन सच कहूं तो मुझे लगता है कि जाह्नवी ज्यादा आकर्षक है, चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, महान दिमाग एक जैसे सोचते हैं, डू यीफान हंसा। अपनी उम्र के लड़कों के लिए सिर्फ एक सुंदर चेहरे की तुलना में शारीरिक उपस्थिति अक्सर ज्यादा असर छोड़ती है। देवांश, क्या तुम नाराज हो कि मैंने तुम्हारा इंतजार किया? जाह्नवी उसके बगल में चलते हुए और अपनी साइकिल धकेलते हुए धीरे से पूछा। घर पर सब कैसा है? देवांश ने सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने बात बदल दी। उसके सवाल का जवाब देना मुश्किल था। यह कहना कि वो दुखी है उसे दुख पहुंचाता, और ये सच नहीं होता। कोई भी लड़का खुश होता अगर कोई खूबसूरत सीनियर उसका इंतजार करे, और देवांश भी कोई अपवाद नहीं था। उसने बस ये जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन ये कहना कि वो खुश है, खासकर हाल ही में जो हुआ उसके बाद, उसे गलतफहमी पैदा कर सकता था। वो नहीं चाहता था कि वो हर दिन उसका इंतजार करे, इसलिए उसने बातचीत का रुख बदल दिया। ये एक छोटा सा कदम था, लेकिन इससे पता चलता था कि देवांश कितना परिपक्व हो गया है। आपकी बदौलत सुपरिंटेंडेंट मेहरा ने मेरे पिताजी को ज्यादातर पैसे वापस दिलाए। हमने न सिर्फ अपने कर्ज चुका दिए हैं, बल्कि जिले के कस्बे में फिर से घर खरीदने के लिए हमारे पास थोड़े पैसे भी हैं। जगह पहले जितनी अच्छी तो नहीं होगी, लेकिन पहले जैसी स्थिति के मुकाबले अब तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। जाह्नवी लाल ने देवांश कुलकर्णी से कृतज्ञता पूर्वक कहा। उनके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान फैल गई। लोग अजीब होते हैं। जाह्नवी के रहने के हालात पहले बेहतर हुआ करते थे, फिर भी वो कभी सच्ची खुशी महसूस नहीं कर पाई। अब
उस भयावह अनुभव से गुजरने के बाद उसे गहरी सच्ची खुशी का एहसास हुआ, मानो वो अचानक बड़ी हो गई हो। वाह, देवांश ने सिर हिलाया। अब जब घर में सब ठीक हो गया है तो तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। शुक्रिया देवांश, मैं करूंगी, जाह्नवी ने गंभीरता से जवाब दिया। इतना कुछ कहने के बाद देवांश के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। जाह्नवी गहरे सम्मान के कारण पहले जैसी बेबाकी से पेश नहीं आई। वो चुपचाप उसके बगल में चल रही थी, बीच बीच में अपनी भावपूर्ण आंखों से उसकी ओर देखती रहती थी। शुक्र है वे स्कूल के गेट के पास ही थे और अलग होते ही उनकी असहजता दूर हो गई। लेकिन बाद में अकेले चलते हुए देवांश पिछली रात के उस जीवंत दृश्य को याद किए बिना नहीं रह सका। उसे उन तस्वीरों को दबाने में थोड़ा समय लगा जो अनायास ही सामने आ गई। रास्ते में चंदन लेहाव अपनी साइकिल पर उसके पास आ गया। बॉस, ये थोड़ा शरारती है ना? तुम एक कटोरे से खा रहे हो और दूसरे पर नजर गड़ाए हुए हो। स्कूल की सुंदरी की सबसे अच्छी दोस्त को छीन रहे हो। लेकिन मुझे ये पसंद है ना? पसंद है मेरे पैर। तुम्हारे दिमाग में तरह तरह की बकवास भरी है। मत भूलना, फाइनल आने वाले हैं। देवांश ने चिढ़कर जवाब दिया। यार, तुम मेरे माता पिता जैसे लगने लगे हो। बोरिंग, मैं जाता हूं। देवांश ने जैसे ही परीक्षाओं का जिक्र किया, चंदन तेजी से भाग गया। छोटा बदमाश। देवांश हंसा और सिर हिलाया, लेकिन हंसते हंसते उसे अचानक एहसास हुआ वो किशोर से ज्यादा एक वयस्क जैसा लगने लगा था। ये अच्छी बात थी या बुरी, उसे समझ नहीं आ रहा था। मैं इतना क्यों सोच रहा हूं? बस वही करो जो करना है। देवांश मन ही मन हंसा। जब वो घर पहुंचा तो चंदन जोशी ऊपर वाले लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रहे थे। उसे वापस आते देख उसने जल्दी से उसे एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में कहा, देवांश, तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था। मैंने डायरेक्टर महेश को तुम्हारे कहे अनुसार जवाब दिया। अंदाजा लगाओ उन्होंने आगे क्या कहा? क्या उन्होंने कीमत बढ़ा दी? देवांश का दिल धड़क उठा। ठीक है, उन्होंने इसे बढ़ाकर 38 लाख रुपए कर दिया। कहा कि ये उनका आखिरी प्रस्ताव है। अगर तुम मान जाओ तो उनसे बात करो, अगर नहीं तो वे चले जाएंगे। चंदन ने थोड़ी कांपती आवाज में कहा। 38 लाख रुपए, एक ऐसी रकम जिसकी चंदन ने जिंदगी में कभी कल्पना भी नहीं की थी। छोड़ो भी, बेचना मत। लेकिन चंदन अंकल, प्लीज उन्हें मेरे लिए वापस बुला लो, देवांश ने शांति से कहा। हालांकि उस रकम ने उसे चौंका दिया था। इससे संपत्ति रखने का उसका संकल्प और मजबूत हो गया। ठीक है, मैं उन्हें बाद में फोन करूंगा। और कियांजन और मैंने आज फैक्ट्री के आसपास खोजबीन की। कुछ मकान मालिक बेचने को तैयार मिले। कीमतें बहुत ऊंची हैं, कम से कम 35,000। मैंने हिम्मत करके 3 खरीद लिए। कियांजन ने एक खरीदा, चंदन ने कहा। जोशी नगर में ज्यादातर घर पुराने 2 मंजिला थे। एक खरीदना असल में जमीन खरीदने के बराबर था। 35,000 रुपए पहले से ही एलसी सेक्टर के गैर व्यावसायिक क्षेत्रों में जमीन की कीमतों के बराबर थे। काफी महंगा। खैर, लेबल फैक्ट्री अभी भी मुनाफे में है। कुछ और खरीदने से कोई नुकसान नहीं होगा। कम से कम कोई नुकसान तो नहीं है। देवांश ने सिर हिलाया। हे, तुम्हारी बातों से मैं चैन की नींद सो सकता हूं। भतीजे, अच्छा, देर हो गई है, जाओ आराम करो। चंदन मुस्कुराया। ठीक है, देवांश ने सिर हिलाया और अपने कमरे में चला गया। अपने कमरे में वापस आकर उसने कुछ देर पढ़ा, फिर सिनबर मिलाया और तावीज बनाने का अभ्यास करने के लिए पीला कागज बिछाया। जैसे जैसे उसकी साधना में सुधार हुआ, उसकी सफलता दर लगभग 4% तक पहुंच गई, पहले से 2 गुनी। आज रात वो हृदय शुद्धिकरण तावीज बना रहा था। ये शांति और स्पष्टता बनाए रखने में मदद करते थे और धर्म तावीजों की 3य श्रेणी में आते थे। देवांश जिन तावीजों को जानता था
वे 4 श्रेणियों में विभाजित थे: धर्म तावीज, आत्मा तावीज, खजाना तावीज और अमर तावीज। प्रत्येक श्रेणी में ऊपरी, मध्यम और निचले स्तर थे। अब वो मुश्किल से मध्यम श्रेणी के धर्म तावीज बना पा रहा था, लेकिन सफलता दर 2% से भी कम थी। अपने काम में डूबे हुए उसने सफलतापूर्वक 3 हृदय शुद्धि तावीज बनाए। तब तक लगभग आधी रात हो चुकी थी। उसने उन्हें सावधानी से रखा, व्यवस्थित किया और छत पर चला गया। पालथी मारकर बैठ गया। उसने अपनी मध्यरात्रि साधना शुरू कर दी। चांद की रोशनी धीरे धीरे फैल रही थी, लेकिन तायीन आत्मा संग्रहण संरचना तावीज जेड की सहायता के बिना वो पतली और बिखरी हुई थी। धुंधली हवा ने उसकी शुद्धता को कम कर दिया था और देवांश ज्यादा कुछ ग्रहण नहीं कर पा रहा था। अनजाने चांद काले बादलों के पीछे छिप गया था। देवांश ने अपनी आंखें खोली, खड़ा हुआ और अपने कमरे में लौट आया। नहा धोकर वो बिस्तर पर लेट गया। छत को घूरता रहा। उसके मन में विचार उमड़ रहे थे। साधना जितनी ऊंची होती, आध्यात्मिक ऊर्जा उतनी ही शुद्ध होती। तायीन ताबीज जेड के बिना आज रात के अभ्यास का कोई खास असर नहीं हुआ, बस इतना कि उसका वर्तमान स्तर बना रहे। अब जब जोशी नगर में जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं, तो उसी प्लॉट पर बड़ा लोन मिलना चाहिए। शायद मुझे वाइस प्रेसिडेंट मीरा अय्यर से बात करनी चाहिए, पुराना लोन चुकाना चाहिए, जमीन का पुनर्मूल्यांकन करवाना चाहिए और एक नया प्लॉट लेना चाहिए। तब मेरे पास जेड खरीदने के लिए पैसे होंगे। कीमतें बढ़ने के साथ देवांश ने आखिरकार फिर से जेड खरीदने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अगले दिन दोपहर में देवांश अपने लंच ब्रेक का इस्तेमाल इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक की मालगुडी शाखा में गया। अब उसे एक महत्वपूर्ण ग्राहक माना जाता था और वाइस प्रेसिडेंट मीरा अय्यर ने पहले भी उसका स्वागत किया था। एक टेलर ने उसे पहचान लिया और गर्मजोशी से उसका स्वागत किया। चूंकि मीरा ने उसका पिछला मॉर्गेज निपटाया था, इसलिए देवांश ने उससे सीधे मिलने का अनुरोध किया। दोपहर का समय था और मीरा आमतौर पर आराम कर रही होती है, लेकिन देवांश की स्थिति को देखते हुए टेलर ने उसके कार्यालय में फोन किया। श्री कुलकर्णी, उन्होंने कहा है कि आप सीधे ऊपर जा सकते हैं। टेलर मुस्कुराया। बैंकिंग हॉल के बगल से एक सीढ़ी ऊपरी मंजिल तक जाती थी, जहां मीरा का ऑफिस था। शुक्रिया, देवांश ने कहा और सीढ़ियां चढ़ गया। मीरा अय्यर अभी भी अपनी ऑफिस यूनिफॉर्म पहने हुए एक कॉरपोरेट पेशेवर जैसी शांत और शान से सजी हुई थी। चूंकि पश्चिम बंगाल में गर्मी का मौसम आ चुका था, इसलिए उन्होंने अपना ब्लेजर एक तरफ रख दिया था और एक चटक सफेद ब्लाउज और काली पेंसिल स्कर्ट पहन रखी थी। देवांश कुलकर्णी ने जैसे ही दरवाजा खोला, वो उनके शांत भाव से दंग रह गए, लेकिन उनका ध्यान तुरंत उनकी आंखों पर गया। वे थोड़ी लाल और सूजी हुई थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो रो रही थी। देवांश का मीरा के साथ कोई गहरा व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के आवेदन के दौरान और खासकर लोन लेने की प्रक्रिया के दौरान मीरा ने उनसे बातचीत की थी, जहां मीरा ने बहुत ही सहयोग किया था। आमतौर पर लोन में संपार्श्विक के मूल्यांकित मूल्य का केवल 60 से 70% ही शामिल होता है, लेकिन मीरा ने पूरी राशि मंजूर कर दी थी। इस लिहाज से देवांश के मन में उनके प्रति कृतज्ञता का भाव था। उन्हें परेशान देखकर स्वाभाविक रूप से चिंता हुई। मैनेजर मीरा, क्या कुछ गड़बड़ है? उन्होंने धीरे से पूछा। कुछ नहीं, बस एक निजी मामला है। आइए, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूं। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आंखें फिर से लाल हो गई। देवांश ने आगे जोर नहीं दिया। मैं खुद ले आता हूं, उसने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा। उसने जल्दी से पानी की मशीन से एक गिलास पानी भरा और उसकी मेज के सामने वाले लंबे सोफे पर बैठ गया। देवांश की कम उम्र को देखते हुए मीरा उसके आसपास आराम से बैठ गई। अपनी मेज के पीछे औपचारिक रूप से बैठने के बजाय वो उसके बगल में बैठ गई। तो हमारे युवा करोड़पति को दिन के बीच में मुझसे मिलने की क्या जरूरत है?
मीरा ने बातचीत शुरू करते हुए पूछा, पहले तुम्हारी समस्या पर बात करते हैं। अगर तुम सचमुच परेशान हो तो शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। देवांश ने गंभीरता से कहा। उसे परेशान देखकर और फिर भी ब्रेक के दौरान उससे मिलने के लिए समय निकाल कर आना उसे सचमुच बहुत भावुक कर गया था। ये बड़ों वाली बात है, तुमसे इस बारे में बात करने से कुछ नहीं बदलेगा, मीरा ने जवाब दिया। उसकी चिंता के लिए आभारी तो थी, लेकिन बताने में हिचकिचा रही थी। सच है, तुम बड़े हो, लेकिन मैं 17 साल की हूं, अब बिल्कुल बच्ची नहीं। और क्या तुमने कभी किसी बच्चे को तुमसे कर्ज के बारे में बात करते देखा है? बस इस बारे में बात करो। अगर मैं कुछ न कर सकूं तो भी बात साझा करने से तुम्हारा मन हल्का हो सकता है, देवांश ने आग्रह किया। मीरा ने उसे एक लंबी नजर से देखा और महसूस किया कि ये युवक अलग है। उसने गहरी सांस ली। ठीक है, सच कहूं तो बहुत घुटन हो रही है। और फिर उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। 2 महीने पहले एक दोपहर उसे मासिक धर्म के कारण तबीयत खराब लग रही थी और वो काम से जल्दी निकल गई। जब वो घर पहुंची और दरवाजा खोला तो उसे अपने बेडरूम से आवाजें सुनाई दी। एक औरत के करहाने की आवाज, एक आदमी की तेज सांसों की आवाज और बिस्तर के चरमराने की आवाज। उसने दरवाजा खोला और एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उसकी दुनिया ही हिला दी। वो आदमी उसका पति राघव मेनन था। वो महिला उसकी चचेरी बहन अंजलि नायर थी, जो राघव की बिजनेस पार्टनर भी थी। उसने 1 महीने बाद तलाक के लिए अर्जी दे दी। महत्वाकांक्षा से प्रेरित मीरा ने हमेशा ब्रांच मैनेजर का पद पाने का लक्ष्य रखा था, इस डर से कि बच्चे उसके करियर में बाधा बन सकते हैं। वो और राघव निसंतान रहे। जिस घर में वे रहते थे वो उसके नियोक्ता ने दिया था, और चूंकि राघव ने उसे धोखा दिया था इसलिए तलाक अपेक्षाकृत आसान था। लेकिन असली समस्या उस हर्बल पेय पदार्थ बनाने वाली फैक्ट्री में थी, जिसमें राघव और अंजलि ने मिलकर निवेश किया था। आर्थिक तंगी के कारण मीरा ने उनके बिजनेस लोन के लिए गारंटर के रूप में हस्ताक्षर किए थे। शुरू में यह कोई समस्या नहीं थी, जब तक वे नियमित रूप से लोन चुकाते रहे। लेकिन मीरा को यह नहीं पता था कि वर्षों से राघव और अंजलि पैसों का दुरुपयोग कर रहे थे। बैंक को ब्याज देने के अलावा उन्होंने बाकी सारी आय छिपा ली थी, ये दावा करते हुए कि ये ज्यादा रिटर्न के लिए दोस्तों को उधार दी गई थी। असल में उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया था। औजपुर शहर में निजी ऋण आम बात थी और ब्याज दरें बैंकों की तुलना में कहीं ज्यादा थी। इससे छोटे शहरों के बैंकों के लिए जमा राशि आकर्षित करना मुश्किल हो गया था। यही वजह थी कि पिछले साल जब देवांश ने 6 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे तो मीरा बहुत खुश हुई थी। कम ब्याज दरों और अपने पति व चचेरे भाई पर भरोसे को देखते हुए मीरा को किसी बात का शक नहीं हुआ। कुछ दिन पहले बैंक ने मैच्योर लोन वसूलने की कोशिश की। जब वे नहीं वसूल पाए तो उन्होंने मीरा को गारंटर के तौर पर संपर्क किया। तभी उसने राघव और अंजलि से बात की और सच्चाई का पता चला। क्रोधित होकर उसने मांग की कि वे बैंक का पैसा चुकाने का कोई रास्ता निकाले। वो उन्हें कुछ समय देने को तैयार थी, लेकिन आज बैंक ने फिर कोशिश की और नाकाम रहा। पुराने शाखा प्रबंधक ने मीरा से कहा कि अगर मामला नहीं सुलझा तो उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी और वो उसकी पदोन्नति की सिफारिश नहीं कर पाएगा। मीरा ने राघव और अंजलि को फिर से फोन किया। इस बार उन्होंने बस कंधे उचका दिए और कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं और वे केवल फैक्ट्री गिरवी रख सकते हैं। फैक्ट्री बारामुरा पहाड़ियों की तलहटी में बनी थी। जमीन का कोई मूल्य नहीं था और इमारतें साधारण थी। असली निवेश मशीनरी और उत्पादन उपकरणों में लगा था। अगर कोई फैक्ट्री खरीदने को राजी भी हो जाता तो भी उपकरणों का मूल्य कम हो जाता। इसे आधी कीमत पर बेचना सौभाग्य माना जाता। अगर कोई खरीदार सामने नहीं आया और बैंक को इसे नीलाम करने पर मजबूर होना पड़ा तो कीमत और गिर जाएगी। अगर राघव और अंजलि इस कमी को पूरा नहीं कर पाए और उनके पास न तो
नौकरी थी और न ही अपनी प्रतिष्ठा बचाने की जरूरत थी, तो बैंक आखिरकार मीरा की ओर रुख करेगा। फोन करने के बाद मीरा अकेली बैठी अपने परिवार को दिए गए अपने त्याग के बारे में सोच रही थी। उसके पति और चचेरे भाई ने उसके साथ विश्वासघात किया था। वो ये बात किसी से साझा नहीं कर सकती थी। एक तो इसलिए कि वो एक सफल महिला थी और अपनी प्रतिष्ठा नहीं गंवा सकती थी, और दूसरा क्योंकि इससे उसका करियर खतरे में पड़ जाता। अपने दफ्तर में अकेली वो बहुत देर तक रोती रही। मुझे हर्बल टी बेवरेज फैक्ट्री में निवेश करने में थोड़ी दिलचस्पी है। आपने उस समय कितना उधार लिया था? चुपचाप सुनने के बाद देवांश कुलकर्णी ने देखा कि मीरा अय्यर की आंखें फिर से भर आई। उन्होंने उन्हें एक टिश्यू दिया और धीरे से पूछा। देवांश की दिलचस्पी मीरा की व्यक्तिगत रूप से मदद करने की इच्छा से प्रेरित नहीं थी। ये उनकी कहानी थी जिसने उन्हें हर्बल टी व्यवसाय की संभावनाओं की याद दिलाई। हर्बल टी हालांकि तकनीकी रूप से चाय नहीं है, स्थानीय जड़ी बूटियों के मिश्रण से बना एक पारंपरिक पेय है जिसे शरीर को आंतरिक रूप से ठंडा करने और अतिरिक्त गर्मी को दूर करने के लिए बनाया जाता है। ये कोंकण, गोवा और तटीय महाराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में विशेष रूप से लोकप्रिय है, जहां की जलवायु आर्द्र होती है और गर्मी से संबंधित बीमारियों का खतरा अधिक होता है। मालगुडी जिले में गर्मियों के चरम पर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी हर्बल चाय बेचते हुए विक्रेता आम दिखाई देते हैं। भारत में हर्बल चाय की परंपरा सदियों पुरानी है। इसके सबसे पूजनीय व्यक्तियों में से एक ऋषि गहनंद है, जो गुप्त काल के एक ऋषि और चिकित्सक थे, जिन्हें अक्सर आयुर्वेदिक हर्बल अर्क का अग्रदूत माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 306 ई में ऋषि गहनंद कोंकण क्षेत्र में बस गए, जहां उन्होंने स्थानीय जड़ी बूटियों और उष्ण कटिबंधीय रोगों पर उनके प्रभावों का अध्ययन किया। उनके लेखन और बाद में आयुर्वेदिक विद्वानों द्वारा संकलित रचनाओं ने इस क्षेत्र में हर्बल चाय संस्कृति की नींव रखी। कोंकण अमृत, त्रिकटु शीतल और पंचामृत काढ़ा जैसे प्रसिद्ध मिश्रणों का इतिहास उनकी शिक्षाओं से जुड़ा है। दुर्भाग्यवश आपातकाल के दौरान कई पारंपरिक हर्बल चाय की दुकानें बंद हो गई और सांस्कृतिक कलाकृतियां, औजार, दस्तावेज और नुस्खे खो गए। सौभाग्य से इनमें से कुछ परंपराएं गोवा और केरल में बची रहीं, जहां परिवार सदियों पुरानी विधियों से हर्बल चाय बनाते और बेचते रहे। ऋषि गहनंद के प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते देवांश को प्रामाणिक हर्बल चाय के फार्मूले का खजाना विरासत में मिला था, लेकिन उन्होंने हमेशा उन्हें औषधि ही माना, कभी उनकी व्यावसायिक क्षमता पर विचार नहीं किया। ये चाय ठंडी तो थी, लेकिन तीखी नहीं, विषहरण करने वाली, लेकिन पेट के लिए हल्की, लीवर और किडनी के लिए जहरीली नहीं, साल भर इस्तेमाल के लिए उपयुक्त और कार्बोनेटेड सोडा से कहीं ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक। अब तक देवांश ने हर्बल टी ब्रांड लॉन्च करने के बारे में कभी नहीं सोचा था, खासकर तब जब उसके पास ज्यादा पूंजी नहीं थी। लेकिन अब 12 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत 38 लाख रुपए है, उसके पास विकल्प थे। मालगुडी जिले में 38 लाख रुपए एक बड़ी रकम थी, कई छोटी हर्बल चाय फैक्ट्रियों को चलाने के लिए काफी। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, देवांश। लेकिन जब हमने फैक्ट्री में निवेश किया था तो हम बहुत ज्यादा आशावादी थे। अब राघव मेनन कर्ज नहीं चुका सकते, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने और अंजलि नायर ने मेरे पीछे पैसे लुटा दिए, बल्कि इसलिए भी कि बिजनेस अच्छा नहीं चला। अगर चुकाते तो उनके बेतहाशा खर्च के बावजूद भी उन्हें कंगाल नहीं होना पड़ता। और आपने हाल ही में अपनी फैक्ट्री गिरवी रखी है, जिसका मतलब है कि आपके पास पैसे की भी कमी है, मीरा ने उनकी दिलचस्पी देखकर कहा। मीरा को अपनी परेशानियों के बावजूद उसकी स्थिति को लेकर चिंतित देखकर देवांश समझ गया कि कैसे उसके पति और चचेरे भाई ने उसे धोखा दिया है। वो एक ऐसी महिला थी जिसकी दयालुता दुनिया की नजरों से ओझल नहीं हुई थी। इससे देवांश मदद करने के लिए और भी दृढ़ हो गया, खासकर तब से जब वो पहले से ही हर्बल चाय के व्यवसाय पर विचार कर रहा था।
तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं निवेश करने की सोच रहा हूं तो मैंने पहले ही वित्तीय योजनाएं बना ली है। बस मुझे बताओ, तुमने कितना उधार लिया? देवांश ने पूछा। 5 रुपए 50 पैसे लाख। फैक्ट्री की इमारत और उपकरणों की कीमत शायद 3 लाख रुपए है। मेरा अपार्टमेंट 85 वर्ग मीटर का है, काफी पुराना। इसकी कीमत 50,000 रुपए से 60,000 रुपए तक हो सकती है। मेरे पास 30,000 रुपए की बचत है और वे शायद 10,000 रुपए से 20,000 रुपए और जुटा पाए। तो कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख रुपए की कमी है। संयम से मीरा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, आज किसी वरिष्ठ बैंक अधिकारी को 1.5 लाख रुपए कम लग सकते हैं, लेकिन उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम थी। सिर्फ सालाना ब्याज ही मीरा की आधी तनख्वाह खा सकता था। इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक की मालगुडी शाखा की उप प्रबंधक होने के बावजूद वो रोती हुई और असहाय थी। अपना अपार्टमेंट बेचने का तो सवाल ही नहीं उठता। क्या आप, एक सम्मानित डिप्टी मैनेजर, सच में किराए के घर में रह सकते हैं? योजना यह है, कल 11:40 बजे एक कार बुक करें और मालगुडी नंबर 1 हाई स्कूल के बाहर मेरा इंतजार करें। हम बारामुरा हिल्स के पास हर्बल टी की फैक्ट्री जाएंगे। मैं उसका निरीक्षण करूंगा और अगर वो व्यवहार्य रही तो उसे खरीदने के लिए मैं 5 लाख रुपए लगा दूंगा। लेकिन अभी राघव या अंजलि को मत बताना। देखते हैं कि वे वास्तव में कितना निवेश करने को तैयार है। उन्होंने काफी फायदा उठा लिया है, उन्हें इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए, देवांश ने दृढ़ता से कहा। उसने हिसाब लगाया था कि 5 लाख रुपए का खर्चा चल सकता है। नई फैक्ट्री बनाने और उपकरण खरीदने में ज्यादा खर्च आएगा और ज्यादा समय लगेगा। मौजूदा फैक्ट्री खरीदने से समय और पैसा बचेगा और मीरा को उसकी मुश्किल से निकलने में मदद मिलेगी। मीरा ने लोन की जानकारी सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि देवांश ने जोर दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो सचमुच निवेश करेगा, खासकर इतनी बड़ी रकम। आखिर कौन किसी ऐसे व्यक्ति पर 5 लाख रुपए यूं ही खर्च कर देगा जो उसका करीबी न हो, जब तक कि उसके पीछे कोई छिपा हुआ मकसद न हो, जैसे आकर्षण या पावर प्ले। मीरा को अपने रूप और अपनी स्थिति का एहसास था, लेकिन देवांश अभी किशोर था और यह स्पष्ट था कि उसके इरादे ऐसे नहीं थे। इसलिए जब उसने उसे ये कहते सुना कि वो सचमुच 5 लाख रुपए लगाने की योजना बना रहा है, फैक्ट्री की कीमत से 2 लाख रुपए ज्यादा, तो वो दंग रह गई। तुम सच में फैक्ट्री खरीदने के लिए 5 लाख रुपए लगाने की योजना बना रहे हो? उसने अविश्वास से पूछा। क्या मैं मजाक कर रहा हूं? देवांश कुलकर्णी ने मीरा अयर की ओर देखते हुए कहा। लेकिन मीरा की आंखों में आंसू भर आए। उसके पति ने उसे धोखा दिया था। उसके चचेरे भाई, जिस पर उसने भरोसा किया था, ने उसे धोखा दिया और उसे आर्थिक और भावनात्मक संकट में धकेल दिया। और अब एक युवक, जिससे वो व्यापारिक लेन देन के सिलसिले में बस कुछ ही बार मिली थी, बिना किसी हिचकिचाहट के मदद की पेशकश कर रहा था। उस समय मीरा की भावनाएं अवर्णनीय रूप से जटिल थी। अरे, क्या तुम्हें चिंता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? देवांश ने अपने बैग से दस्तावेज निकालते हुए हंसते हुए कहा। यह जोशी नगर में मेरी फैक्ट्री के पास 9 एकड़ जमीन के लिए है। तुम्हें तो पता ही है कि वहां जमीन की कीमतें कितनी बढ़ गई है। इस पर 1 करोड़ या उससे ज्यादा का लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? 6050 वर्ग मीटर। मीरा ने आंकड़े पढ़ते ही आंखें चौड़ी कर ली। मालगुडी जिला औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बैंक की उप शाखा प्रबंधक होने के नाते मीरा जोशी नगर में जमीन की बढ़ती कीमतों से अच्छी तरह वाकिफ थी। वहां जमीन खरीदना अब लगभग नामुमकिन था। जब उन्होंने पहली बार सुना कि देवांश उनसे मिलना चाहता है, तो उन्हें लगा था कि वो बहुत होशियार है। उसकी फैक्ट्री की जमीन की ही कीमत 5-6 लाख थी, लेकिन उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। देवांश के पास न सिर्फ एक प्लॉट था, बल्कि एक और उससे भी बड़ा प्लॉट था, फैक्ट्री की जमीन से तिगुना बड़ा। अगर फैक्ट्री की जमीन की कीमत 6 लाख रुपए थी, तो इस नए प्लॉट की कीमत आसानी से
1516 लाख हो सकती थी। कुल मिलाकर ये 20 लाख रुपए से ज्यादा था। मीरा ने सहज ही अपना मुंह ढक लिया। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। 20 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम थी उसके लिए भी। फिर भी इस नौजवान के पास, जो अभी स्कूल में है, पहले से ही इतनी संपत्ति थी। उसने दस्तावेजों पर तारीख देखी और फिर से दंग रह गई। ये तारीख देवांश द्वारा लिए गए पिछले कर्ज के करीब थी। अपने अनुभव से मीरा ने तुरंत सच्चाई समझ ली। उसने ये जमीन खरीदने के लिए कर्ज लिया था। काउंटी सरकार के अचानक कदम ने कई रसूखदार लोगों को चौंका दिया था। उन्होंने मौका गवा दिया था, लेकिन इस किशोरी ने इसे आते देखा था और कदम उठाया। तुमने सिर्फ इस जमीन को खरीदने के लिए कर्ज लिया था? मीरा ने काफी देर तक चुप रहने के बाद पूछा। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। हाँ, क्या कोई समस्या है? देवांश ने शांति से जवाब दिया। मीरा उसके इस आडंबरपूर्ण प्रश्न से लगभग पागल हो गई। क्या कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं थी। लेकिन एक हाई स्कूल की छात्रा इतनी साहसी और दूरदर्शी कैसे हो सकती है, जबकि वो एक अनुभवी बैंकर मुश्किलों के कगार पर पहुंच गई थी। उसे अपने आप पर काबू पाने में एक पल लगा। तभी उसे सचमुच यकीन हुआ कि देवांश ईमानदार है और काबिल भी, सिर्फ खोखले वादे नहीं कर रहा। आजकल बातें करना आसान है, भाई बहन भी हिसाब किताब कर लेते हैं। फिर भी यहां एक नौजवान बिना किसी शर्त के मदद की पेशकश कर रहा था। शायद इसीलिए मीरा इतनी आभारी महसूस कर रही थी। उसने दृढ़ निश्चय से उसकी ओर देखा और कहा, इस जमीन पर 10 लाख रुपए का लोन मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मुझे अपना घर बेचना होगा। अगर तुम्हारे पास पैसे भी हो तो भी मैं तुम्हें नुकसान नहीं उठाने दूंगी। अगर तुम जिद करती हो तो ऐसा ही करते हैं, अपना घर मत बेचो। फैक्ट्री का निरीक्षण करने के बाद अगर वो ठीक ठाक रही तो मैं 4.7 लाख रुपए निवेश करूंगा। अगर वो भी काफी ना हो तो मैं बाकी का भुगतान कर दूंगा और तुम बाकी रकम को मुझसे लिए गए कर्ज की तरह ले सकती हो। देवांश ने मीरा के गर्व को समझते हुए और समझौता करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा, शुक्रिया देवांश, बहुत बहुत शुक्रिया। मीरा ने अपने आंसू पोंछे और अचानक उसे प्रणाम करने के लिए खड़ी हो गई। जैसे ही वो आगे झुकी, देवांश झट से हाथ हिलाते हुए उठ खड़ा हुआ। मैनेजर मीरा, आप क्या कर रही हैं? मैं आपकी मदद तो कर रहा हूं, लेकिन ये मेरी अपनी योजनाओं के लिए भी है। मैं तो वैसे भी हर्बल टी फैक्ट्री में निवेश करने वाला था, तो मुझे शुक्रिया कहने की भी इजाजत नहीं है। मीरा ने फिर से आंखें पोंछते हुए और उसे एक शरारती नजर से देखते हुए कहा, जिससे देवांश का दिल तेजी से धड़क उठा। हे मैनेजर मीरा, हम सीधे मॉर्गेज लोन क्यों नहीं ले लेते? देवांश ने सिर खुजलाते और मुस्कुराते हुए विषय बदलने की कोशिश करते हुए कहा, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मुझे सिस्टर मीरा कह लीजिए। मैनेजर बहुत औपचारिक लगता है, उसने गर्मजोशी से कहा। ठीक है, सिस्टर मीरा ही कहूंगी। देवांश को उसकी स्पष्टवादिता पसंद आई। आज मुझे मुनाफा हुआ है, एक अमीर छोटा भाई मिला है, मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर तौर पर वो ज्यादा खुश थी। हाँ, कुछ लाख और मैं अमीर? मुश्किल से देवांश ने विनम्रता से कहा। कुछ लाख? बस यूं ही? मैं तो हजारों के लिए रातों की नींद हराम कर रहा हूं। यहां अगर इससे अमीर नहीं बनते तो क्या बनते हैं? मीरा ने अपनी उंगलियों से उसके माथे पर हल्के से थपथपाते हुए कहा। देवांश अब और बहस नहीं कर सका। उसने बातचीत का रुख मोड़ दिया। दरअसल मीरा बहन, किसी ने जमीन और फैक्ट्री के लिए 3.8 लाख रुपए की पेशकश की थी। मैंने मना कर दिया। क्या आपको लगता है कि मुझे इससे बड़ा लोन मिल सकता है? आदर्श रूप से 10 रुपए 30 पैसे या 10 रुपए 40 पैसे लाख। इस तरह मैं पुराना लोन चुका सकती हूं, जमीन वापस ले सकती हूं, फैक्ट्री में 50,000 रुपए निवेश कर सकती हूं और फिर भी 6070,000 बच जाएंगे। उसमें से कुछ फैक्ट्री के लिए रिजर्व हो सकता है
और बाकी के लिए मेरी दूसरी योजनाएं हैं। ये सुनकर कि किसी ने 3.8 लाख रुपए की पेशकश की थी और देवांश ने मना कर दिया था, मीरा फिर से दंग रह गई। उसने अपना ब्लाउज ठीक किया और कहा, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें फिर भी प्रक्रिया का पालन करना होगा। मैं समझ गया, देवांश ने सिर हिलाया। उसने पहले भी ऐसा किया था। मैं किसी से मूल्यांकन शुरू करवाऊंगी, मीरा ने कहा। उसने फोन किया और जल्द ही एक संपत्ति मूल्यांकनकर्ता आ गया। जब मूल्यांकनकर्ता ने देवांश द्वारा उपलब्ध कराए गए सरकारी जमीन के दस्तावेज देखे तो वो इतना हैरान हुआ कि कुछ देर तक बोल ही नहीं पाया। बात सिर्फ जमीन की नहीं थी, बात यह थी कि उसका मालिक एक किशोर था। मूल्यांकनकर्ता को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अपने ही कई साल बर्बाद कर दिए हों। संपत्ति मूल्यांकनकर्ता जोशी नगर में जमीन की कीमतों को लेकर स्पष्ट रूप से अनुभवी और आशावादी था। उसने देवांश कुलकर्णी के प्लॉट का मूल्यांकन 19 लाख रुपए लगाया। नतीजतन मीरा अय्यर को उनके लिए 14 लाख रुपए का ऋण स्वीकृत करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इस धनराशि से देवांश ने फैक्ट्री की जमीन छुड़ा ली। शेष राशि का तत्काल कोई उपयोग नहीं था, इसलिए उसने उसे भारतीय औद्योगिक एवं वाणिज्यिक बैंक मालगुडी जिला शाखा में जमा कर दिया। मीरा के लिए ये एक बड़ा लेन देन था, जिससे उनका उत्साह काफी बढ़ गया। स्वाभाविक रूप से देवांश के प्रति उनकी कृतज्ञता और भी बढ़ गई। एक बार जब बंधक ऋण का भुगतान हो गया तो देवांश कक्षाओं के लिए स्कूल वापस चला गया। उस शाम स्वाध्ययन के बाद जाह्नवी लाल एक बार फिर स्कूल के गेट के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसकी उपस्थिति ने हलचल मचा दी, खासकर डू यीफान के लिए, जिसने ऐसी प्रतिक्रिया दी मानो उसे शुद्ध एड्राइन का इंजेक्शन लगा दिया गया हो। उसे वास्तव में किस बात ने उत्साहित किया, ये एक रहस्य बना रहा। देवांश ने जाह्नवी को उसका इंतजार न करने की सलाह देने के बारे में सोचा था, लेकिन उसकी बोर्ड परीक्षाएं नजदीक आने के कारण उसे डर था कि इससे उसकी भावनाएं आहत होंगी और उसका ध्यान भंग होगा। इसलिए घर लौटते समय कई बार उसके मुंह से निकलते ही उसके शब्द निकल गए। जाहिर है जाह्नवी के आकर्षक शरीर ने सैर को सुखद बना दिया था और आज ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पुरानी चमक वापस पा ली है। देवांश के साथ बातें और हंसी मजाक, जिससे सफर पिछली रात से कहीं ज्यादा सुकून भरा हो गया। कुछ देर साथ चलने के बाद वे अलग हो गए। घर लौटते हुए देवांश हर्बल चाय बनाने वाली फैक्ट्री खरीदने के बारे में गंभीरता से सोचने लगा। उसे नुस्खों की कोई चिंता नहीं थी। देवांश के पास ऋषि गहनन से मिले कई प्रामाणिक नुस्खे थे, शीतल लेकिन कठोर नहीं, पाचन को नुकसान पहुंचाए बिना गर्मी दूर करने वाले, लीवर और किडनी के लिए गैर विषाक्त, सभी मौसमों के लिए उपयुक्त, स्वस्थ होने पर निवारक और बीमार होने पर उपचारात्मक। वे शरद ऋतु और शीत ऋतु में नमी की रोकथाम और बसंत और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और सीलन को दूर करने के सिद्धांत पर आधारित थे। असली चुनौतियां उत्पादन प्रबंधन और विपणन में थी। देवांश के पास खुद कामकाज देखने का समय नहीं था। उसे भरोसेमंद साझेदारों की जरूरत थी। उसका पहला विचार परिवार था। ट्रेडमार्क फैक्ट्री की शुरुआत चंदन जोशी ने की थी, जिन्होंने साझेदारों का चयन किया था। लेकिन इस बार देवांश निवेशक थे और उन्हें ही फैसला लेना था। स्वाभाविक रूप से लाभ परिवार के भीतर ही रहना पसंद किया जाता है। देवांश ने अपने दूसरे चाचा, जो एक व्यवसायी थे, अपने तीसरे चाचा, जो एक रेस्टोरेंट चलाते थे, और एक करीबी चचेरे भाई पर विचार किया। औजपुर शहर में रिश्तेदारों के साथ साझेदारी करना आम बात थी। कई पारिवारिक उद्यम इसी तरह फलते फूलते थे। चंदन का अपने बहनोई वू कियांजन के साथ साझेदारी करने का फैसला इसी परंपरा से प्रभावित था। लेकिन देवांश ने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। उनका मानना था कि व्यापार को व्यापार ही रहना चाहिए। रिश्तेदारों को शामिल करने से भावनात्मक जटिलताएं पैदा होती है। उसकी कम उम्र को देखते हुए लिन जिनुओ
और चंदन जोशी जैसे बाहरी लोग उसका सम्मान करते थे और उसके योगदान को महत्व देते थे। लेकिन उसके चाचा और चचेरे भाई, जिन्होंने उसे बड़ा होते देखा था, शायद ऐसा न करते। अगर कोई मतभेद होता तो देवांश का सम्मानजनक स्वभाव उसे अपनी बात कहने से रोकता।